सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, स्वागत है तुम्हारा मेरी एक और क्राइम एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जहां पर हम करने जा रहे हैं हमेशा की तरह एक और क्राइम केस स्टडी। गाइस, मैंने इस चैनल में कई सारी वीडियोस को अपलोड किया, कई सारी क्राइम की घटनाओं को एक्सप्लेन भी किया है। यहाँ तक कि तुमने अखबारों में या टीवी में या क्राइम पेट्रोल में कई सारी क्राइम की घटनाओं के बारे में सुना होगा, जाना होगा। किसी भी क्राइम की घटना के पीछे सबसे ज्यादा कुछ चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो वह होता है क्राइम का मोटिव। अक्सर ज्यादातर क्राइम की घटनाओं के पीछे जो मोटिव होते हैं वह काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। लालच, धोखा, प्यार, या फिर हम कह सकते हैं जैसा हमारे शास्त्रों में लिखा है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह। ये जो 5 प्रकार के गुण है इंसान के अंदर, कहीं ना कहीं यही किसी क्राइम की घटना के पीछे का कारण होते हैं। जब मानव अपने इन गुणों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और इनका आदी हो जाता है, तो वो उस क्राइम की घटनाओं को अंजाम दे देता है कहीं ना कहीं। पर आज के इस वीडियो में तुम्हें जो क्राइम की घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये जो इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट के घटित होने का मोटिव जब तुम्हें पता चलेगा, तुम्हारा दिमाग भी शॉक्ड हो जाएगा। तुम शॉक्ड हो जाओगे और तुम्हें भी समझ नहीं आएगा कि ऐसा भी क्या कुछ हो सकता है। आज हम जो क्राइम केस स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें तुम देखोगे कि कैसे एक आदमी जो ये देखना चाहता था कि आखिर शरीर से आत्मा कैसे निकलती है, इस बात को जानने के लिए उसने अपने किसी का मर्डर कर दिया। क्या तुमने कभी सुना है कि मेरी बातों को सुनने के बाद तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे मैं तुम्हें कोई स्टोरी सुना रहा हूँ, एक क्राइम पे आधारित कोई स्टोरी, कोई कहानी या फिर किसी फिल्म का प्लॉट। और यकीन मानो, ये केरल की सच्ची घटना है। आज के इस वीडियो में जिस केस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है नथन कोड़े एस्ट्रल प्रोजेक्शन रूथल केस या फिर रतन कोड़े मैसेकर। गाइस, आज के इस वीडियो में जिस क्राइम केस स्टडी हम करने जा रहे हैं, इसका मुख्य किरदार है केडल जॉनसन राजा। केडल जिसका जन्म केरला के नथन कोड़े स्थान पे होता है। केरल जिसकी फैमिली की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा एजुकेटेड और काफी ज्यादा प्रतिष्ठित परिवार था। केरल के डैड डॉक्टर राजा थंगन, जो कि कॉलेज के एक रिटायर्ड हिस्ट्री प्रोफेसर थे। वही हम बात करें केरल की माँ, जो कि डॉक्टर जीन पद्मा, जो कि एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। यहाँ तक कि केरल की एक छोटी बहन भी होती है जिसका नाम कैरोलिन होता है, जिसे भी अब मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट था। इन्हीं के अलावा जीन की एक बूढ़ी माँ भी थी जिसका नाम ललिता था, जो कि देख नहीं सकती थी, वो भी इनके साथ रहा करती थी। केडल की पूरी परिवार उस एरिया में काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी। हर कोई इनकी काफी ज्यादा इज्जत किया करता था। ये पूरा परिवार काफी ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ था और काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था अपने जीवन में। लोगों के दिमाग में इस परिवार के लिए केवल अच्छी ही बातें थी। खासकर डॉक्टर राजा थंगम, जो कि उस सोसाइटी के जो ऑटो ड्राइवर थे या फिर जो इन्हें यहाँ से लाने ले जाने का काम करते थे, या फिर वहाँ के मजदूर, हमेशा ही डॉक्टर के बारे में अच्छी बातें ही करते थे। कारण ये था कि अक्सर डॉक्टर राजा थंगम उन्हें एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिया करते थे एज अ टिप, उनकी मेहनत से खुश होकर। यही कारण था कि उनका समाज में काफी अच्छा इंप्रेशन था। और वैसे तो डॉक्टर थे ही, यानी कि उन्हें लोग एक शिक्षित मेंबर की तरह ही देखते थे। ये लोग वहाँ पे काफी ज्यादा फेमस थे इनका व्यवहार के कारण। वहीं हम बात करें केडल की, जो कि अपने परिवार से एकदम अलग था। वो अपने नेबरहुड में ज्यादा फेमस नहीं था। हालांकि आसपास के लोग ये बात जानते थे कि कैसे जो डॉक्टर साहब है, उनका एक बेटा है और एक बेटी, लेकिन वो बेटा कैसा दिखता है या फिर उसका नेचर कैसा है, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसका मुख्य कारण ये था कि केडल, जो कि अपने घर से ज्यादा नहीं निकलता था, यहाँ तक कि उसके कोई भी ज्यादा दोस्त नहीं थे। यहाँ वो अपने आप में खुश था और अपने आप में ही रहा करता था। इन सारी बातों को सुनकर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल तो जरूर आएगा कि आखिर केडल घर से बाहर क्यों नहीं निकलता था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर वाले उसे घर से निकलने से मना करते हो? पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दरअसल केडल का एक नेचर ही ऐसा था। बचपन से वह शांत स्वभाव का एक लड़का था, जो कि अपने आप में खुश रहता था। उसे किसी से भी कोई मतलब नहीं रहता था। बस उसका एक कमरा चाहिए उसे, जहाँ पर वह खुशी से रहता था। यही कारण था कि जो आसपास के लोग थे, उस इलाके के लोग, वो जानते थे कि डॉक्टर साहब का बेटा तो है, लेकिन इसका नेचर क्या है या फिर ये किस तरीके का है, इसकी सोच क्या है, उन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और केडल का ये जो नेचर था, वो उसके घर तक ही नहीं बल्कि स्कूल में ही कंटिन्यू होता है। यानी जब वो उसकी स्कूलिंग शुरू हो जाती है, तब भी वह स्कूल में क्लासरूम में अकेला ही रहता था। स्कूल में उसके कोई ज्यादा दोस्त नहीं थे। यही कारण था कि कहीं ना कहीं उसकी स्कूल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अक्सर हमने देखा है कि जब हमारे दोस्त होते हैं स्कूल में, तो हमारी अपने आप स्टडी स्ट्रांग होने लगती है। कहीं ना कहीं उनसे कॉम्पिटिट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वहीं हम बात करें केडल की, इसका कोई दोस्त नहीं था और ना ही ये पढ़ाई में उतना ज्यादा अच्छा था जैसे कि इसकी फैमिली के बाकी मेंबर्स थे। उसके नंबर्स भी अच्छे नहीं आते थे, जिसके कारण उसकी क्लास में नीचे से रैंकिंग आती थी, यानी सबसे कम नंबर लाने वाले बच्चों में। वहीं इसका उलट उसकी फैमिली, यानी उसके पिता जो कि एक डॉक्टर थे, उसकी माँ भी काफी अच्छा कर रही थी जो कार्डियोलॉजिस्ट थी, वहीं उसकी बहन जो कि मेडिकल फील्ड में जाना चाहती थी और उसकी स्कोरिंग काफी ज्यादा अच्छी थी। और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था कि केडल के पिता अक्सर केडल को डांटा करते थे। यहाँ तक कि वह उसे अपनी छोटी बहन से भी कंपेयर किया करते थे, जिसकी मास्क उससे काफी ज्यादा अच्छे थे। अक्सर तुमने ये बात नोटिस करा होगा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई चिल्लाता है या तुम्हारे अंदर कोई बात है, कुछ भरा होता है, तो तुम किससे शेयर करते हो? अपने दोस्तों से या अपने किसी फैमिली मेंबर से। वही हम बात करें केडल की, तो उसके पास ऐसा अपना कोई भी नहीं था। उसके पिता जो उसे डांटा करते थे, या फिर उसकी सराउंडिंग में कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज भी होती है हमारी लाइफ में, और जो हम किसी से शेयर करके उसे कम कर देते हैं। कह सकते हैं अपने अंदर की या भड़ास निकाल लेते हैं, या कोई कुंठा या शंखा उसे शेयर करके उसे सॉल्व कर लेते हैं। पर केडल के पास ऐसा कोई भी नहीं था। यानी कि वो अपने अंदर चीजों को केवल
केवल इकट्ठा ही करते जा रहा था। हम कह सकते हैं कैडल की लाइफ स्टाइल कुछ इस तरीके की थी, वह खाता था, पीता था, सोता था और इसी तरीके से उसकी लाइफ गुजरती जा रही थी। उसका होना ना होना कोई मैटर नहीं करता था, केवल वह अभी जिंदा था बस। बहुत ही कम लोगों के लिए वह इंपॉर्टेंस रखता था, जो उसकी फैमिली मेंबर्स थे और खासकर उसके डैड, उसके पिता, उसकी बहन और उसकी माँ, जो कि काफी अच्छे पढ़े लिखे हुए थे। कैडल इनसे उलट था, जो कि पढ़ाई में अच्छा नहीं था और यही कारण था कि अब इनके बीच भी अब डिफरेंस क्रिएट हो चुका था। कैडल जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, अब कैडल धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और अब कैडल जो कि अब अपने कमरे में ही रहता है। कैडल की उम्र 14 साल की हो चुकी थी और अब उसे इंटरनेट का एक्सेस मिल चुका था, क्योंकि इसके फैमिली मेंबर्स काफी अच्छा कमाई कर रहे थे और काफी वेल सेटल्ड थे, तो ये सारी सुविधाएं कैडल को इजीली मिल जाती है। कैडल जिसे अब इंटरनेट हाथ लग चुका था, तो अब और वह उसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है काइंड ऑफ। अब तो उसे बाहर निकलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी उसे इंटरनेट चाहिए था या फिर इंटरटेन होने का जरिया उसने अब इंटरनेट को बना लिया था। कैडल रूम में बैठे बैठे इंटरनेट चलाता और वीडियो गेम्स खेलता, यानी एक होप थी या एक उम्मीद की शायद ये बंदा बैठे बैठे बोर होकर बाहर निकलेगा, पर अब वह भी खत्म हो चुकी थी। रोजाना की तरह ही कैडल एक दिन अपने कंप्यूटर में बैठा था। इस समय कैडल जिसकी उम्र 14 साल की थी, जहाँ पर वो अपने कंप्यूटर में बैठे बैठे इंटरनेट में सर्चिंग कर रहा था, तभी उसे एक साइड मिलती है, अब नॉर्मल सी साइड, जहाँ पर लिखा था कई सारे काला जादू के बारे में। ये एक ऐसी चीज थी जो कि फ्यूचर में कैडल की जिंदगी को बदलने वाली थी। कैडल जिसे ना खेलना पसंद था, ना लोगों से बात करना, ना रिलेशनशिप बिल्ड करना, अब उसके हाथ में ये साइड लग चुकी थी जिसमें कई सारे काला जादू के बारे में जानकारी इकट्ठा हुई थी और उसी में एक टॉपिक होता है एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अगर तुम्हें नहीं पता एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है, तो इसमें एक कला होती है जहाँ पर व्यक्ति अपने शरीर से अपनी आत्मा को बाहर निकाल लेता है योग द्वारा। अक्सर हमारे सनातन धर्म या कहें कई सारे धर्मों में इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पर जो सिद्ध लोग होते हैं, साधु सन्यासी, वो अपने शरीर से अपनी आत्माओं को बाहर निकाल लेते हैं। और इसी चीज से इंस्पायर्ड होकर उस वेबसाइट में कई सारी चीजें इस चीज टॉपिक पर लिखी हुई थी और ये टॉपिक अब कहीं ना कहीं कैडल को पसंद आने लगा था। कैडल इस टॉपिक को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस हो चुका था कि अब वह घंटों इंटरनेट में बैठा करता और जो भी जानकारी इंटरनेट में अवेलेबल थी उसने उन हर एक जानकारी को इकट्ठा कर लिया इस टॉपिक से रिलेटेड। और यही नहीं, और उसने इस चीज को अब प्रैक्टिस करना भी शुरू कर दिया था। ये जो सिद्धियां होती है या फिर ये जो कलाएं होती है, वो अक्सर किसी अनुभवी गुरु के साथ परफॉर्म करी जाती है, जिन्होंने अपने जीवन में इसे कर चुका है, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया है। वही हम बात करें कैडल की, तो वो केवल लिखी लिखाई बातों पर यकीन कर रहा था और जिनका ऑथेंटिसिटी का कोई भी प्रूफ नहीं था कि ये ऑथेंटिक है या कि नहीं। कोई भी लोग अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं इंटरनेट में, ठीक वैसे ही जानकारी कैडल को लगातार मिलती जा रही थी। कैडल जिसका इंटरेस्ट बाकी चीजों में नहीं था, पता नहीं उसे कैसे ये टॉपिक काफी ज्यादा पसंद आ जाता है। उसने इस टॉपिक को लेकर कई सारी चीजों को इकट्ठा किया और अब वह इस रिचुअल को भी परफॉर्म कर रहा था। कैडल इस चीज पर इतना ज्यादा खो चुका था कि जब भी ऐसे रिचुअल को परफॉर्म करता था, वह अपने सराउंडिंग की चीजों को भूल जाता था, वह इस चीज में खो चुका था। हम काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि ये कैडल की हैबिट बन चुकी थी। वह अपने रूम में घंटों बैठा करता था और रिचुअल को परफॉर्म करता था। वो इसके पीछे आदी हो चुका था, पूरी तरीके से ऑब्सेस हो चुका था। कैडल जो कि अक्सर अपने कमरों से भले ही कम निकलता था, लेकिन अपनी फैमिली मेंबर से निकल कर मिलता था और अब धीरे धीरे उसने ये भी बंद कर दिया था। कैडल जिसे अब अकेला रहना काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, उसे इस चीज का एडिक्शन हो चुका था। धीरे धीरे कैडल जो कि अब 12th क्लास में आ जाता है और जब 12th क्लास में आता है, वह अपने पेरेंट्स को एक बात बोलता है जो कि उसके पेरेंट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कैडल अपने फैमिली मेंबर को साफ कह देता है कि अब उसे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी, यानी कि वह स्कूल ड्रॉप आउट लेना चाहता है, उसे 12th क्लास नहीं पढ़ना। और इस बात ने उसकी फैमिली मेंबर को शॉक्ड कर दिया। कैडल जिसे पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वहीं जिसके उलट कैडल के पूरे फैमिली मेंबर्स यानी उसके पिता, माँ और बहन जो कि पढ़ाई में काफी अच्छा कर रहे थे, उन्हें पढ़ाई पसंद थी। कैडल के मुंह से ऐसी सब बातों को सुनकर हालांकि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आखिर वे कर भी क्या सकते थे, क्योंकि कैडल ने अब ऐसा ही डिसीजन ले लिया था। अक्सर कैडल जो कि स्कूल के ही बहाने घर से बाहर जाया करता था, लेकिन अब वह स्कूल भी नहीं जा रहा था, यानी कि अब वह हर चीज से कट ऑफ हो चुका था और अब उसके पास समय रहता था तो वह केवल एक ही चीज करता था, वो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन का रिचुअल। कैडल की ऐसी हालात को देखकर उसके पेरेंट्स को काफी ज्यादा फिक्र थी। उनका एक बेटा है जो कि काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वह पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, तो आखिर यह कैसे सर्वाइव करेगा अपने जीवन में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक होप थी कि कैडल पढ़ाई में कुछ अच्छा करेगा, लेकिन अब उसने पढ़ाई को भी छोड़ दिया था। कैडल इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट था कि वह नॉर्मल इंसानों से बात भी नहीं कर पा रहा था, जो स्ट्रेंजर थे वह उनसे कन्वर्सेशन भी नहीं कर पाता था। कैडल की ऐसी हालात उसके पेरेंट्स को हमेशा टेंशन में ही रखा करती थी। अब उन्हें एक होप नजर आती है और कैडल के पेरेंट डिसाइड करते हैं कि वह अब उसे विदेश भेजेंगे, वह उसे मेडिकल स्टडी कराने के लिए यूक्रेन भेज देंगे। उन्हें ये लग रहा था कि शायद नए देश और नए लोगों के बीच उसकी बॉन्डिंग बन जाए और कैडल की लाइफ बदल जाएगी। वहीं इसके उलट जहां पर उसके पेरेंट्स उसे पढ़ाना चाह रहे थे, कैडल जिसे पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे केवल एक ही चीज करने में अच्छा लगता था और वह था एस्ट्रल प्रोजेक्शन। अब कैडल के पेरेंट्स के पास एक ही काम था कि वह कैसे भी कैडल को यूक्रेन जाने के लिए कन्विंस कर दें और जैसे तैसे वह ऐसे करने में भी सक्सेसफुल हो जाते हैं। कैडल के पेरेंट्स काफी खुश थे कि उनके बेटे ने उनकी बात मान ली और फाइनली
वह उसे यूक्रेन भेज देंगे और वह अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा। लेकिन होने वाला तो कुछ और ही था। कैरल जिसे पढ़ाई तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसे डॉक्टर भी नहीं बनना था। उस समय तक कैरल ट्राई करता है पढ़ाई करने का, वह यूक्रेन भी जाता है, पर बीच में ही वह डॉक्टरेट को छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। हालांकि उसके पेरेंट्स जो कि अभी भी उसे फोर्स कर रहे थे और उसे जबरदस्ती इंजीनियरिंग करने के लिए भी कहते हैं, वे उसे इंजीनियरिंग में एडमिशन तो दिलवा देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वह उसे भी छोड़ देता है। कैरल के इस तरीके का बिहेवियर और इस तरीके से दो चीजों पर ड्रॉप आउट करने के बाद अब कैरल के पेरेंट्स और भी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। उन्हें अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आखिर इसका फ्यूचर क्या होगा। तभी उनके दिमाग में ये ख्याल आने लगे कि कैरल जो कि अपने भविष्य को लेकर सीरियस नहीं है, वो केवल कमरे में बैठता है, उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, गेम खेलता है और इंटरनेट में अपना समय व्यतीत कर देता है। उन्हें लग रहा था कि अब उनका बेटा उनके हाथों से जा चुका है और अब अपने बेटे का कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। पर तभी एक दिन चमत्कार होता है। वह चमत्कार कुछ ऐसा था कि कैरल खुद जाकर अपने पेरेंट्स से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसे एनिमेशन में इंटरेस्ट है और वह एनिमेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहता है। एनिमेशन सीखने के लिए उसे ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब क्योंकि कैरल के पेरेंट्स जब ये बात सुनते हैं, कैरल जिसे किसी भी चीज पर इंटरेस्ट, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि उनका बेटा कभी उनसे ऐसी बात करेगा और अपनी इच्छा प्रेजेंट करेगा, वह इसके लिए भी खुश थे कि कैरल कम से कम कुछ करना तो चाह रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद वो जो जानना चाह रहे थे, वो उसके बेटे को जो बताना चाह रहे थे कि आखिर उसका लाइफ का पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, फाइनली शायद उसके बेटे को उसका लाइफ का गोल मिल गया। वे खुशी खुशी कैरल को ऑस्ट्रेलिया भेज देते हैं और वे काफी ज्यादा खुश थे। और वही बात उन्हें जब ये पता चलता है कि कैसे कुछ सालों बाद कैरल उन्हें कॉल करता है। कैरल उनके पेरेंट्स को बताता है कि कैसे उसे ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी में जॉब मिल चुकी है और वह फुल्ली वर्क फ्रॉम होम वर्क कर सकता है, यानी कि कैरल अब घर आ चुका है, उसके पास डिग्री है और एक जॉब भी है। ये बात को सुनकर कैरल के पेरेंट्स अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश थे और इस बात ने उन्हें उनकी खुशी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया था। वे काफी ज्यादा खुश थे और अब उन्हें सुकून मिल रहा था। उन्हें अच्छा इस बात का था कि अब उनके बेटे को एक गोल मिल चुका है और उसकी लाइफ भी अब नॉर्मल हो चुकी है। वही हम बात करें कैरल की बहन की, तो कैरल की बहन भी चाइना में जाती है अपनी मेडिकल की स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए और वहाँ से भी डिग्री लेकर अपने घर वापस आ जाती है। कैरल के पेरेंट्स ने कैरल को हमेशा से बचपन से ऑब्जर्व किया था और वे इसी बात के लिए फिक्र थे कि आखिर इस बच्चे का क्या होगा। और जब उन्हें पता चला कि इतना सब उसने हासिल कर लिया है तो वे काफी ज्यादा खुश थे। पर जैसा उन्होंने सोचा था और जैसा उन्हें लग रहा था, हकीकत इससे जस्ट उल्टी थी, कुछ ऐसी जिस बारे में उन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। कैरल अपने घर लौट आया था और वह काम के बहाने पूरे के पूरे दिन अपने कमरे में ही रहता था, यानी कमरा लॉक कर देता था और कमरे में रहता था। और इस समय उसके घर वालों को लग रहा था कि शायद उनका बेटा कमरे में बैठकर वर्क कर रहा है, लेकिन काम के बहाने तो वो वहाँ पर रिचुअल को परफॉर्म किया करता था। और किस चीज का रिचुअल? एस्ट्रल प्रोजेक्शन का। और इसके उलट कैरल की फैमिली, जिसे यही लग रहा था कि उनका बेटा कमरे में बैठकर तो काम कर रहा है, जो कि उसकी जॉब है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे वैसे वैसे कैरल का जो प्रोजेक्शन के साथ उसके साथ जो ऑब्सेशन था वह लगातार बढ़ते जा रहा था। कैरल जो कि इस चीज से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि उसे आत्मा देखनी थी और बहुत जल्द उसका इस ऑब्सेशन का पीक पॉइंट भी आने वाला था। कैरल का जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन को लेकर जो ऑब्सेशन था वह बहुत जल्द अपनी लिमिट को क्रॉस करने वाला था। वो दिन था 5 अप्रैल 2017 का। कैरल जॉनसन राजा, जिसकी उम्र 19 साल की थी, वह डिसाइड करता है कि वह अपने पूरे परिवार को मार देगा ताकि वह उनकी आत्मा को देख सके। 5 अप्रैल 2017 वेडनेसडे का दिन, ये वो दिन था जिस दिन कैरल के पिता और उसकी बहन किसी काम के लिए बाहर चले जाते हैं। कैरल की माँ और उसकी नानी जो कि घर में अकेले थे। कैरल के लिए एक काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वह अपने इस काम को अंजाम देते जो उसने सोचा है। कैरल अपनी माँ को बताता है कि कैसे वह एक नए वीडियो गेम पे काम कर रहा है, यानी कि घर पे कोई भी नहीं था तो अपनी माँ को बताता है कि कैसे बहुत जल्द वह वीडियो गेम बनाने जा रहा है और वह उसे आकर दिखाना चाहता है इस गेम को। कैरल जैसे किसी भी चीज पर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब कैरल अपनी माँ को बताता है कि कैसे उसने किसी चीज को बनाया है तो उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश थी और काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो इसी बात को जानकर खुश थी कि उसका बेटा कुछ कर रहा है, कुछ बना रहा है। वह अपने बेटी की बात को सुनती है और चुपचाप उस कमरे में चली जाती है और काफी ज्यादा खुश ही होकर वो अपनी बेटी की बनाई हुई उस चीज को देखने के लिए उसकी माँ उसके कमरे में पहुंच जाती है। वो कंप्यूटर के सामने बैठ जाती हैं और कैरल कुछ वीडियो गेम उन्हें दिखाता है और उस गेम का स्टार्ट होने का उसकी माँ वेट कर रही थी। तभी उन्हें उसके सर के पीछे अजीब सा दर्द फील हुआ और कुछ पल के बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ उन्हें पता भी नहीं चला। उनका धड़ टेबल पे था। कैरल की माँ जो कि उसके बेटे के बनाए हुए प्रोग्राम को बैठने के लिए चेयर पर बैठती है, तभी उन्हें अपनी गर्दन में बहुत जम के दर्द होता है और अगले ही पल उनका दर्द भी मिट चुका था। अब ये दर्द क्यों हुआ था? दरअसल कैरल ने अपनी माँ को पीछे से एक कुल्हाड़ी से वार कर दिया था, यानी कि उसने इस कुल्हाड़ी के वार से उसकी माँ की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। कैरल इस बार को जब तक कंटिन्यू रखता है तब तक कैरल की माँ की मौत नहीं हो गई। कैरल जिसने अपनी ही माँ का खून कर दिया था, वो भी इस डरावने तरीके से जो कि एक काफी ज्यादा हॉरिफाइंग था। यही नहीं, कैरल अपनी माँ को तो मार देता है और बाद में उनकी बॉडी को भी ठिकाने लगा देता है और रूम में गिरा हुआ ब्लड को भी साफ करता है। कैरल जिसे अपनी माँ की डेड बॉडी को छुपाने के लिए कोई जगह
जगह नहीं मिल रही थी तो वो उनकी डेड बॉडी को खींचते हुए बाथरूम में ले जाता है और वहां पर छिपा देता है। और इससे भी ज्यादा कोई चीज भयानक थी तो वह था कैरल का एक्सप्रेशन, और जिस तरीके से उसका बिहेवियर था वह पूरी तरीके से साइकोनेस को भी क्रॉस कर चुका था। कैरल अब वेट कर रहा था कि उसके पिता और उसकी बहन वापस घर आ जाए, और जब उसके डैड और उसकी बहन घर वापस आ जाते हैं वह उनके साथ लंच करता है। लंच करते करते कैरल अपने पिता को बताता है कि कैसे पापा मुझे आपको कुछ दिखाना है, क्या आप मेरे साथ प्लीज मेरे कमरे में आओगे। कैरल के पिता भी अब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे जैसे कि कैरल की माँ थी, क्योंकि कैरल का शुरू से जैसा नेचर था वो उसके लिए काफी ज्यादा टेंशन में थे कि इस बंदे का क्या होने वाला है। वहीं अब जो कैरल उन्हें बता रहा है कि कैसे उसने कुछ बनाया है और उन्हें कुछ दिखाना चाहता है, तो जैसा हर पेरेंट्स खुश होते हैं अपने बच्चे की क्रिएशन को देखने के लिए, उसके पिता भी इसी तरीके से खुश थे। कैरल काफी ज्यादा क्योंकि इंसिस्ट कर रहा था अपने डैड को, तो फाइनली उसके डैड भी इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और कैरल ठीक जैसे उसने माँ को अपने कमरे में ले जाकर चेयर में बिठाया था, अपने पिता को भी वह ठीक वैसे ही बिठाता है और फिर वह उनके साथ भी वैसा ही करता है। उनकी गर्दन पे कुल्हाड़ी से वैसे ही वार करता है और उनका खून कर देता है। ये ठीक वैसे ही था जैसा कि उसने अपने पिता के साथ अपनी माँ के साथ किया था। ये दोनों सेम इंसिडेंट थे। हालांकि जब उसने अपनी माँ को मारा था उसने अपने रूम को साफ कर दिया था और इस बार तो वह रूम को भी साफ नहीं करता। और अब किसी के मरने की बारी थी और वह थी कैरल की बहन। वह तुरंत अपनी बहन को अपने कमरे में बुलाता है और जैसे ही उसकी बहन उसके रूम में आती है वह दरवाजे को लॉक कर देता है। वह सीधा ही हथियार उठाता है और अपनी बहन पे वार करता है, लेकिन उसकी बहन की किस्मत अच्छी होती है, वह पहली बार में उसे ज्यादा चोट नहीं आती। पर आज उसका दिन बहुत ज्यादा खराब था, वह इतनी भी ज्यादा लकी नहीं थी। कैरल उठाता है एक धारदार चाकू और उससे उसका गला रेत देता है। यानी तुम समझ सकते हो कि चंद घंटों में ही उसने अपनी पूरी फैमिली को जान से मार दिया। कैरल जिसने अपने पिता, अपनी माँ और बहन को मार दिया था, इस कत्ल को करने के बाद वह रेस्टोरेंट से 5 प्लेट खाने को ऑर्डर करता है। फिर वह अपनी नानी के साथ डिनर करता है और जाकर सो जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। कैरल जिसने अपने तीनों फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडी को अपनी बाथरूम में छुपा दिया था, अब धीरे धीरे 2 दिन का समय बीत जाता है और अगले 2 दिन तक कैरल जो कि अपनी फैमिली मेंबर्स की शरीर के बॉडी को काट कर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल रहा था। 5 लोगों की इस परिवार में अब केवल 2 ही लोग बचे हुए थे, कैरल और उसकी नानी। बाकी 3 लोग मारे जा चुके थे। हालांकि इनके परिवार में एक और व्यक्ति काम करता था और वो थी इनकी मेड, जो अक्सर इनके घर में आकर झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। वह कुछ दिनों के लिए छुट्टी में गई थी लेकिन वह लौट आती है। 2 दिन बाद मेड घर में वापस आती है। वह कैरल से पूछता है कि आखिर अंकल आंटी या फिर कहें मेम साहब और मालकिन कहाँ पे हैं। वह कैरल से सवाल करती है तो कैरल उन्हें बताता है कि उसकी जो फैमिली है वह पूरी की पूरी कन्याकुमारी जा चुकी है, केवल नानी ही यहाँ पर है। नानी देख नहीं सकती है इसलिए वह इस हालात में कन्याकुमारी नहीं जा सकती, इसलिए उसके जो तीनों फैमिली मेंबर्स हैं वह कन्याकुमारी जा चुके हैं घूमने के लिए। कैरल बताता है कि कैसे कन्याकुमारी में उनकी फैमिली का रिलेटिव का एक घर है जहाँ पर वे अभी रुके हुए हैं और बहुत जल्द शायद उसकी दादी भी वहाँ पर चली जाएगी। अब यहाँ पर जो उसकी मेड होती है वह उसकी इस बात पर यकीन कर लेती है क्योंकि काफी ज्यादा नॉर्मल था और उनका खुद का बेटा बता रहा है कि वो कहाँ पर है, तो वह इस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इस तरीके से मेड लगातार घर में आती, अपना काम करती, खाना बनाती, झाड़ू पोछा करती और चला जाती, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस घर में इतनी बड़ी घटना भी घटित हो चुकी है। पर हैरान कर देने वाली बात यह है और कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में भी सवाल जरूर आया था कि ये जो मेड है यहाँ पर आ रही है तो क्या उसे स्मेल नहीं आई होगी जो डेड बॉडी है उसकी, या फिर उसे कोई खून के छींटे तो नजर आए होंगे ताकि उसे कुछ शक होता। पर ऐसा नौकरानी नहीं देख पाती है या इनकी वो डेड बॉडी तक इसलिए नहीं पहुंच पाती है क्योंकि जो कैरल का जो रूम होता है वह घर के एक ऐसे जगह पर था जहां पर अक्सर नौकरानी को जाने के लिए मना कर दिया गया था। जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो में पहले बताया कि कैरल अपने आप में काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट रहता था, यानी कि अपने रूम में ही रहता था, तो उसने साफ मना कर दिया था कि उसके रूम में कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि साफ सफाई वो खुद करेगा। इसलिए नौकरानी जब भी इनके घर पे आती थी बाकी कमरों की साफ सफाई कर देती थी, लेकिन वह कैरल के कमरे में नहीं जाती थी। वो काइंड ऑफ उसकी हैबिट हो चुकी थी और इस बार भी वह नहीं जाती। फिर 9 अप्रैल का दिन आता है जहाँ पर काम वाली वापस उनके घर पे आती है और फिर वो देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर कैरल की नानी भी है नहीं। नौकरानी उनसे पूछती है कि आखिर तुम्हारी नानी कहाँ गई, तो कैरल उस नौकरानी को भी पता देता है कि कैसे उसकी जो नानी है वो उसके रिश्तेदार के घर चली गई कन्याकुमारी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और थी। उसी दिन कैरल ने उसी कुल्हाड़ी से नानी को भी मार दिया था। अब कैरल ने अपने फैमिली के 4 फैमिली मेंबर्स को मार दिया था। अब वह फंस सकता था। अब कैरल जो कि अपना दिमाग चलाता है, कैरल को अब कहीं ना कहीं समझ आने लगा था कि अगर किसी को पता चला तो वो पकड़ा जाएगा। अब वह अपने आप को बचाने के लिए कई सारे प्लान बनाता है। कभी वो सोचता है कि वो डेड बॉडी को ठिकाने लगा देगा और फिर बोल देगा कि उसके फैमिली मेंबर्स लापता है, किसी को भी नहीं पता कि वो कहाँ गए। और तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आता है। वह सोचता है क्यों ना वह अपने घर में आग लगा दे और सबको लगेगा कि उसके फैमिली मेंबर्स जलकर मारे गए। ये प्लान तो बहुत अच्छा था कि शायद इससे कैरल भी पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि जो उसके फैमिली मेंबर्स की डेड बॉडी के टुकड़े हैं वह भी जल जाएंगे तो फॉरेंसिक में भी ज्यादा कुछ उन्हें पता ना चले। लेकिन कैरल को ये अंदाजा नहीं था कि जिस समय ये दौर है यानी कि अप्रैल का महीना चल रहा है, इस समय काफी ज्यादा गर्मी होती है और आग काफी तेजी से फैल जाती है। कैरल अपने घर में आग
लगा देता है और आग जो कि काफी तेजी से लग रही थी कैरल के सामने ही पूरे घर में आग लग जाती है। अब क्योंकि आग कैरल ने ही लगाई थी तो वह वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैरल जिसने अपने घर में आग लगा दी थी धुएं को देखकर नेबर्स जो कि पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस दमकल कर्मी के साथ वहां पर पहुंचते हैं और आग को बुझाते हैं। आग बुझने के बाद पुलिस जो कि उस घर के अंदर एंटर करती है, उन्हें वहां पर 5 डेड बॉडी मिलती है। यानी क्या कैरल यहाँ पर मारा गया? क्योंकि इस फैमिली मेंबर्स में 5 लोग थे और 5 की 5 डेड बॉडी पुलिस को यहाँ पर बरामद हुई है। पुलिस जो नेबर से बात करती है तो वो भी बताते हैं कि इस घर में कैसे 5 लोगों की फैमिली रहा करती थी। बहरहाल पुलिस उन डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम में जो निकल कर आता है वो हैरान कर देने वाला था। दरअसल उन 5 डेड बॉडी में से एक डेड बॉडी डमी थी, यानी कि वो डेड बॉडी थी ही नहीं बल्कि उन्हें लोहे और कपड़े से ढककर एक डेड बॉडी जैसा शेप दिया गया था। यानी कि घर में एक मेंबर मिसिंग है जो कि है कैडल। कैडल जो घर से भाग चुका था वो पूरे के पूरे 2 दिन तक पूरे शहर में छिपने की कोशिश करता रहा, पर फाइनली पुलिस उसे त्रिवेंद्रम रेलवे स्टेशन से अरेस्ट कर लेती है। कैडल को लेकर वांटेड पोस्टर जारी हो चुके थे और जैसे ही रेलवे स्टेशन में पहुंचा तो रेलवे की जो पुलिस थी उसने उसे वांटेड पोस्टर से पहचान लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। कैडल का बिहेवियर रेलवे स्टेशन में काफी ज्यादा अजीब था, सस्पिशियस था। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश कर रहा था और जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ इजीली अट्रैक्ट हो गया और उन्होंने उसे फाइनली पकड़ लिया। अब क्योंकि कैडल पकड़ा जा चुका था और अब पुलिस जो कि उससे पूछताछ करती है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, क्या उसने अपनी फैमिली मेंबर्स को मारा है और अगर मारा है तो क्यों मारा। ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण वह अपनी फैमिली को मारने के लिए तैयार हो गया। पहले तो पुलिस जब कैडल से पूछताछ करती है तो वह कई सारी बातों को बताता है, कहीं अलग अलग सी बातों को बताता था। उसके जो बयान थे वो बार बार चेंज हो रहे थे और इसी बीच एक बार कैडल जो कि पुलिस को ये बताता है कि दरअसल वह अपनी फैमिली मेंबर्स की आत्मा को उनके शरीर से निकालना चाहता था और अपने शरीर में डालना चाहता था। ऐसा करने पर उसका मानना था कि वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता रिचुअल द्वारा, पर पुलिस जो उसकी इस बातों पर यकीन नहीं करती है। और तो और जब कैरल से और भी ज्यादा क्वेश्चन किया जाता है तो उसके बयानों से, उसके जवाबों से ये पता चलता है कि कैरल अपनी फैमिली मेंबर से नफरत करता था, खासकर उसके पिताजी से, क्योंकि उनका बिहेवियर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कारण ये था कि वह अपने परिवार के जैसा स्मार्ट नहीं था और वो उसे अक्सर डांटा करते थे। यही कारण था कि वो अपनी फैमिली से हेट करता था और उसने उन्हें मार दिया। कैरल का बयान नोट कर लिया जाता है और फिर उसे क्राइम सीन पर ले जाया जाता है कि वह परफॉर्म करके बताए कि उसने क्या क्या कुछ किया। और जब उसके घर में छानबीन होती है उसके रूम में, तो उन्हें उसके रूम में कई सारी जादू टोने करने वाली चीजें भी मिलती है, यहाँ तक कि वहाँ पर एक डमी भी थी। कैरल बताता है कि कैसे उसने इस डमी का यूज किया प्रैक्टिस करने के लिए। और तो और पुलिस जब उसकी गूगल हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री सर्च करती है तो वो देखती है कि कैसे कैरल ने ये सर्च किया था कि किस तरीके से मर्डर किया जाता है अलग अलग तरीके से। इसका मतलब ये था कि कैरल ने ये सब पूरा प्लान बना के किया था, अचानक से कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि जो उसका मर्डर वेपन था वो अभी मिल चुका था। यही नहीं, उन्हें वहाँ पर पेट्रोल की कई सारी मात्रा मिली जो कि उसका प्लान था कि वो अपनी फैमिली मेंबर्स की बॉडी को जला देगा। वहीं पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि कैसे उसने अपने पहले पेरेंट्स को मारा, फिर अपनी सिस्टर को मारा और बाद में दादी को मारा। वो उससे पूछते हैं कि उसने अपनी अंधी दादी को आखिर क्यों मारा, वो तो उसका कुछ मजाक नहीं उड़ाती थी या उसका बिहेवियर उनके खिलाफ तो खराब नहीं था। तो कैरल बताता है कि कैसे उसकी अंधी दादी जो कि अपने बहू और बेटे के बिना नहीं रह पाती और उनके दुख को, दर्द को कम करने के लिए उसने अपनी दादी को मार दिया। फाइनली उसके ऐसी हालात को देखकर उसे अदालत में पेश किया जाता है और उसे मेंटली इल घोषित कर दिया जाता है और उसे ट्रीटमेंट के लिए अब अस्पताल भेज दिया जाता है। और जो मेंटली साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने इस केस को देखा और कैरल से बातचीत करी, उनका कहना था कि हो सकता है कि कैरल बचपन से ही मेंटली इल था, लेकिन इस बारे में किसी को भी नहीं पता था। बचपन से ही इस चीज को इंट्रोवर्ट से ढांक दिया गया, यानी कहा गया कि ये शांत बच्चा है, इंट्रोवर्ट है, लेकिन ये अंदर पहले से ही ये मेंटली इल था और धीरे धीरे बढ़ता रहा। फाइनली कैरल को इस तरीके के जेल में बंद कर दिया गया है जहां पर मेंटली इल अपराधियों को रखा जाता है। सो गाइस, ये था कैरल केरला केस जहां पर हमने बात करी कि कैसे एक आदमी जिसने अपनी हंसते खेलते परिवार को मार दिया। गाइस, तुम्हारा क्या सोचना है इस केस के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस केस से रिलेटेड अगर मैंने कोई डिटेल मिस करी हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा। तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में शेयर जरूर करना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।